फ्रांसीसी क्रांति ये इतिहास का सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि एक ऐसा भूचाल था जिसने पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पर सवाल ये है कि आखिर ये हुआ क्यों? आइए जरा गहराई में उतरते हैं और उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने एक पूरे साम्राज्य को उसके घुटनों पर ला दिया। चलिए चलते हैं 14 जुलाई 1789 की सुबह में। पेरिस की हवा में एक अजीब सी दहशत है। अफवाहें उड़ रही हैं कि राजा अपनी ही जनता पर गोली चलाने के लिए सेना भेजने वाला है। और बस इसी डर और गुस्से के माहौल में 7,000 से ज्यादा आम लोग शाही ताकत का जो सबसे बड़ा सिंबल था, बास्तील का किला, उस पर धावा बोल देते हैं। मतलब सिर्फ एक अफवाह, और हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। आखिर ये नौबत आई कैसे? इस सवाल का जवाब ही हमें उस क्रांति की असली जड़ों तक ले जाएगा। तो कहानी का पहला किरदार है राजा लुई 16वां। 1774 में जब उसे राजगद्दी मिली तो पता है विरासत में क्या मिला? एक बिल्कुल खाली खजाना और एक ऐसा देश जो दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। तो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, ये आया कैसे? इसकी कई वजहें थीं। सालों से चले आ रहे युद्धों का भारी भरकम कर्ज, वर्साई के आलीशान महल पर होने वाला बेहिसाब खर्च, और ऊपर से अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में फ्रांस ने जो मदद की वो बहुत महंगी पड़ी। इन सब ने मिलकर एक ऐसा वित्तीय तूफान खड़ा कर दिया था जिसे संभालना लगभग नामुमकिन हो गया था। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि जो लोग सरकार को उधार देते थे वो अब 10% तक का जबरदस्त ब्याज वसूल रहे थे। सोचिए, एक ऐसे देश के लिए ये कितना विनाशकारी था जो पहले से ही सिर से पांवों तक कर्ज में डूबा हो। मतलब सरकार के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में ही खत्म हो रहा था। और इस गहरे गड्ढे से बाहर निकलने के लिए राजा को सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, अपनी ही जनता पर और ज्यादा टैक्स लगाना। लेकिन सवाल ये था कि इस टैक्स का बोझ उठाएगा कौन? इसका जवाब छिपा था फ्रांस के समाज की बनावट में। उस समय का फ्रांसीसी समाज, जिसे ओल्ड रिजीम या प्राचीन राजतंत्र कहते हैं, 3 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ था। इन्हें एस्टेट्स कहा जाता था। और इस बनावट में एक बहुत बड़ा असंतुलन था। सोचिए, देश की लगभग 97% आबादी, मतलब लगभग सारे के सारे लोग तीसरे एस्टेट का हिस्सा थे। इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील सब आ जाते थे। और इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा अन्याय यही था, जो पहले 2 एस्टेट थे, यानी पादरी और शाही खानदान के लोग, जिनके पास सारी दौलत और जमीन थी, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। मतलब देश चलाने का सारा वित्तीय बोझ अकेले उन 97% आम लोगों के कंधों पर था। उस दौर का ये कार्टून पूरी कहानी खुद ही बयां कर देता है। एक तरफ है मकड़ी, यानी अमीर सामंत, और दूसरी तरफ है मक्खी, यानी एक आम किसान। किसान अपनी मेहनत की सारी कमाई, अनाज, फल, पैसा, सब कुछ सामंत को दे देता है और आखिर में खुद उसके जाल में फंस के रह जाता है। तो एक तरफ था ये आर्थिक संकट और सामाजिक नाइंसाफी का बारूद। अब इसे चाहिए थी बस एक चिंगारी, और ये चिंगारी आई नए विचारों के एक जबरदस्त तूफान से। इसे कहते थे जीविका संकट का एक खतरनाक चक्र। होता ये था कि कभी सूखा पड़ गया या ओले पड़ गए तो फसल खराब हो जाती, फिर रोटी की कीमतें आसमान छूने लगती। जो सबसे गरीब थे वो भूखे मरने लगते, और जो बच जाते वो खाने के लिए दंगे करने पर मजबूर हो जाते। जाहिर है, जब पेट ही खाली हो तो क्रांति की आग तो भड़केगी ही। लेकिन इसी तीसरे एस्टेट के अंदर एक नया और ताकतवर ग्रुप उभर रहा था। ये था मिडिल क्लास। ये व्यापारी थे, वकील थे, पढ़े लिखे लोग थे। इनके पास पैसा भी था, दिमाग भी था, लेकिन वो इज्जत और वो अधिकार नहीं थे जो जन्म से ही शाही लोगों को मिल जाते थे। और इनके गुस्से, इनकी बेचैनी को आवाज दी जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों के नए विचारों ने। आज़ादी, बराबरी और जनता के राज की बातें अब सैलून और कॉफी हाउस से निकलकर आम लोगों तक पहुंचने लगी थी। इन विचारों ने लोगों को एक उम्मीद दी कि एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर समाज बनाया जा सकता है। तो अब सिचुएशन क्या थी? देश कंगाल हो चुका था, समाज में गुस्सा उबल रहा था और लोगों के पास थे नए क्रांतिकारी विचार। अब राजा का बस एक गलत कदम इस बारूद के ढेर में आग लगाने के लिए काफी था। और राजा ने वो गलत कदम उठा ही लिया। 5 मई 1789 को उसने नए टैक्स लगाने की मंजूरी के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुला ली। ये एक ऐसा फैसला था जिसने राजा को सीधे सीधे अपनी ही गुस्साई जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया।
अब इस बैठक में टकराव होना तो तय था। देखिए, पुराना सिस्टम ये था कि हर एस्टेट का सिर्फ एक वोट होता था। इसका सीधा मतलब था कि पादरी और शाही लोग, यानी पहले 2 एस्टेट, हमेशा मिलकर तीसरे एस्टेट को 2 के मुकाबले 1 वोट से हरा देते थे। इस बार तीसरे एस्टेट ने इस नाइंसाफी को मानने से साफ इनकार कर दिया। तो ये थी क्रांति की पूरी कहानी। एक खाली खजाना, एक बेहद गैर बराबर समाज और कुछ नए पावरफुल आइडियाज। इन तीनों चीजों ने मिलकर बदलाव की एक ऐसी लहर पैदा की जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं था। जैसा कि कहा गया है, समानता और स्वतंत्रता का ये विचार ही नए युग का केंद्रीय विचार था। और सच में क्रांति से निकले यही आदर्श आज दुनिया भर में लोकतंत्र की नींव बने हुए हैं। तो अगली बार जब हम अपने अधिकारों की बात करें तो एक पल के लिए ये सोचना जरूरी है कि क्या ये अधिकार हमें हमेशा से ऐसे ही मिले हुए थे या फिर इन्हें किसी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़कर हासिल किया था।